हेलो वेलकम, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और एक बार फिर लेकर हाजिर हैं प्रॉपर्टी गुरु का ताज़ा तरीन एपिसोड आपके लिए। लेंगे ढेर सारे सवाल, करेंगे प्रॉपर्टी मार्केट पर बात, इन्वेस्टमेंट हो या फिर हो घर का खरीदना बेचना, सब कुछ होगा डिस्कस। और ये ढेर सारी बातें करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जेएलएल के इंडिया हेड मिड मार्केट्स मोहम्मद असलम और हमारे प्रॉपर्टी गुरु। सर बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए, दर्शक इंतजार कर रहे हैं आपका, कुछ सवाल जवाब करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक थोड़ा सा जनरल व्यू ले लेते हैं। इस वक्त देश का रियल एस्टेट मार्केट क्या कह रहा है? हम फेस्टिव सीजन के जस्ट स्टार्ट पे खड़े हुए हैं। मैं कहूँगा कि अभी भी इतना ज़्यादा गहमा गहमी नहीं है। एक्चुअली उसका मोर रीज़न वो है कि सेंटिमेंट्स एक्चुअली जो रोज़ाना न्यूज़ आ रही हैं, एक्चुअली चाहे तो वो आप ऑटो सेल्स को लेके लीजिए या इंडस्ट्रियल आउटपुट को लीजिए या जितना भी एक्सपोर्ट्स हो रहा है उससे, तो मैं कह रहा हूँ इतना मार्केट में न्यूज़ फैला हुआ है कि लोग थोड़ा से डरे हुए हैं। सेंटिमेंटल एक्चुअली बाकी तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से सारे अनाउंसमेंट कर दिए हैं जो वो कर सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है एट द ग्राउंड लेवल वो थोड़ा सा अभी भी लैकिंग है। डेवलपर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको फ्री बीज दें, उनको अट्रैक्ट करें, कई तरह की स्कीम निकाल रहे हैं, लेकिन अभी वो है थोड़ा सा कि काफ़ी चीज़ें जो पीछे से चली आ रही थी कि जीएसटी को चल के वो लोग पेमेंट नहीं करना चाह रहे थे कि थोड़ा रेडी हो जाए प्रॉपर्टी तो जहाँ मेरी जीएसटी ना लगे, या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में वो इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे कि थोड़ा सा वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऊपर आ जाए तो मैं इन्वेस्ट करूँ। तो ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इतना अच्छा माहौल अभी नहीं है। बट अब ये जितने भी अनाउंसमेंट हुए हैं पिछले 1 महीने में या 15 दिन में, उसमें मुझे लगता है कि फ्यूचर में अभी जो भी दिवाली आ रही है, फेस्टिव सीजन आ रहा है, तो हो सकता है कि सेल्स पिकअप करें। इसमें एक्सेप्शंस हैं, लाइक जो अच्छे डेवलपर्स हैं हर माइक्रो मार्केट में, उनका अभी भी माल अच्छा बिक रहा है। चाहे वो पुणे हो, चाहे बैंगलोर हो, चाहे मुंबई हो, लेकिन वही है आपकी एक लिमिट है, उसके बाहर नहीं जा रहा। तो उसमें अगर आप बात करेंगे तो मिड सेगमेंट अच्छा कर रहा है, आप ऐसे देख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल एक तरह का जो बूस्ट चाहिए मार्केट में वो फिलहाल नहीं है। तो थोड़ा सा सबड्यूड ही है रियल एस्टेट का मार्केट, लेकिन सबकी जरूरतें अलग अलग होती हैं, सबका रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है, उस हिसाब से कुछ घर बिक भी रहे हैं, तो कुछ जगह अभी शायद और बेहतर सेल्स की उम्मीद मार्केट लगाएगा। लेकिन फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर आ गए मोहम्मद नदीम साहब, बंगलुरु से हमें कॉल कर रहे हैं। सर बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछेंगे आप? हाँ जी नमस्कार, नदीम है। मैं एम्बेसी एच में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा हूँ जो देवनहल्ली एयरपोर्ट के पास है। एक 2.5 BHK में इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ मैं, तो मुझे उसका प्रोस्पेक्ट जानना है कि फ्यूचर कैसा है। अगर रेंटल के लिए देना है तो वो कैसा रहेगा, एज एन इन्वेस्टमेंट सेकेंड होम कैसा रहेगा। ओके, ठीक है। तो आप बेसिकली निवेश करना ही चाहते हैं, अच्छी बात है। हम तो बात कर रहे थे इस वक्त की थोड़ा सा मूड उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप जैसे निवेशक हैं जो मार्केट में जाना चाहते हैं, सर क्या सलाह होगी इनके लिए? सो आप ही की बात को आगे बढ़ाते हैं कि हाँ अच्छी बात है कि ये इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी, क्योंकि ये टाइम भी अच्छा है, आपको है ना प्राइजेस काफ़ी सॉफ्ट हैं। तो इस टाइम जो भी लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, जिनका प्लानिंग था हमेशा से कि अब मुझे खरीदना है और इनका होराइजन है अभी आराम से, जो रियल एस्टेट को समझते हैं कि मेरा होराइजन अभी 5 से 7 साल या उससे भी आगे हो गया है, तो उनके लिए तो ये अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो इन्वेस्ट करेंगे। तो जैसे इन्होंने एरिया, जैसे मैं आपको भी बता रहा था मिड सेगमेंट एरियाज है, तो ये देवनहल्ली भी वही एरिया है, बैंगलोर का एयरपोर्ट के पास है, इसलिए इसका पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। क्योंकि बैंगलोर तक जो मेट्रो लाइन है और जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है कनेक्टिंग टू द मेन सिटी और अदर पार्ट ऑफ द सिटी, वो काफ़ी अच्छा डेवलप हो रहा है, उस पर काफ़ी काम भी हो रहा है। अगर आज आप बैंगलोर एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो आपको दिखता है आगे थोड़ा जैसी सिटी आने लगती है तो काफ़ी रोड्स बन रहे हैं पेरिफेरल में और मेट्रो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो रही है। तो फ्यूचर में इसका प्रोस्पेक्ट अच्छा रहेगा क्योंकि कनेक्टिविटी अच्छी है आपके वर्क प्लेस से। तो वहाँ से आपको अगर व्हाइट फील्ड जाना है या दूसरे एरिया में जाना है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी जाना है, तो इस हिसाब से ये अच्छी लोकेशन है और काफ़ी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आ रहे हैं। एम्बेसी बहुत ही रेप्यूटेड ग्रुप है, इन्होंने ग्रुप अच्छा चुना है, तो मुझे लगता है कि डिलीवरी में इनका कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है और इनको रिटर्न्स भी वहाँ पे इनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छे मिल जाएंगे। तो नदीम साहब गो हेड है आपके लिए, आप आगे बढ़ें और ये प्रॉपर्टी ले सकते हैं, सभी पैमानों पर फिट बैठ रही है ये, अच्छा इन्वेस्टमेंट, अच्छे डेवलपर, अच्छा लोकेशन। तो आई थिंक आप आगे बढ़ें और बिल्कुल इसमें डील करें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, आरिफ जमादार साहब अब हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। आरिफ जी बहुत स्वागत है आपका, क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? गुड इवनिंग सर। सर मैं 2 BHK प्रॉपर्टी देख रहा हूँ सर पुणे में। अभी वहाँ पे सर गोदरेज हिल साइड करके महालुंगी लोकेशन पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। तो उसमें 2 BHK सर 691 का कारपेट मिल रहा है और
59 लाख रुपीज 2 BHK का कॉस्ट आ रहा है सर। और पार्किंग के वगैरह एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे हैं, तो आगे इसका प्रोस्पेक्ट कैसा रहेगा सर? वो तो आप इसमें निवेश करना चाहते हैं या खुद जाके रहेंगे? सर फिलहाल तो निवेश के हिसाब से देख रहे हैं सर। जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है। असलम साहब एक और निवेशक ही आए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, तो ये अच्छा एक वो कहें कि सेंटिमेंट की हम बात कर रहे थे अभी, लेकिन लोग इतने निराश नहीं है। और महालुंगे में गोदरेज हिल साइड के क्वेश्चंस हमारे पास पहले भी आए हैं, तो क्या इसके बारे में आपका व्यू बनता है? और ये जो उम्मीद कर रहे हैं कि 10 साल में ठीक ठाक रिटर्न इन्हें मिले, तो क्या रहेगा? मुझे लगता है कि ये आरिफ साहब जो है काफी इन्होंने या तो स्टडी किया है चीजों को, क्योंकि ये जो आज मार्केट की डिमांड है और जिस तरह से मार्केट मूव कर रहा है, ये उसमें बिल्कुल फिट वही सारे पैरामीटर इन्होंने टिक किए हैं। तो जिसमें आप ले लीजिए कि आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, तो ये जो लोकेशन है महालुंगे गोदरेज हिल साइड का, वो एक्सप्रेस वे पे है, पूना मुंबई एक्सप्रेस वे पे है। वहाँ से कनेक्टिविटी आउटस्कर्ट्स में अच्छी है, वाकड़ हो, बानेर हो, औंध हो, या पुनावले हो, या फिर रावेत हो, या फिर वहाँ से हिंजेवाड़ी भी आप अगर जाना चाहें तो जल्दी पहुँचेंगे। तो आई थिंक ये जो लोकेशन है ये अट्रैक्ट करेगा काफ़ी IT जो वर्क फोर्स है उनको काफ़ी अट्रैक्ट करेगा। इनका जो प्राइस पॉइंट है वो अच्छा है, क्योंकि गोदरेज है और वहाँ पे ऑलरेडी लोढ़ा का भी एक प्रोजेक्ट है, तो इससे थोड़ा महंगा ही था, लेकिन ये आई थिंक अच्छे प्राइस में देगा। इसके अलावा पेनिनसुला का एक प्रोजेक्ट है, इसके अलावा वहाँ लोकल डेवलपर्स के 2 हैं, एक कोहिनूर ग्रुप का अभिमान है, एक आइकन ग्रुप का प्रोजेक्ट है, जिन्होंने अच्छा बेचा है वहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग के हिसाब से। बट गोदरेज थोड़ा मिड सेगमेंट के हिसाब से टारगेट करके बनाया, तो 59 लाख 2 BHK के लिए ठीक है। 10 साल का होराइजन है इनका, जो हम हमेशा बोल रहे हैं कि अगर आपका 10 साल होराइजन है तो आप उसमें कभी रॉन्ग नहीं जाएंगे इन्वेस्टमेंट में, बनस्बत आप अच्छा डेवलपर चुने और लोकेशन चुने, तो ये दोनों चीज़ें इनके लिए अच्छी है। तो मुझे लगता है फ्यूचर में इनके एप्रिसिएशन के अच्छे चांसेस हैं और ये बढ़ेगा प्राइस वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि हम जो अक्सर बात करते हैं, कई महीनों से कह रहे हैं कि अब थोड़ा होराइजन बढ़ाए, तो लोग शायद उसको समझना उसे शुरू कर दिया। तो आरिफ साहब उनमें से एक हैं। तो चलिए आरिफ साहब, बहुत बढ़िया है, अच्छा डिसीजन है आपका, प्रोजेक्ट अच्छा है, आपका होराइजन आपने बड़ा सोच समझ के यहाँ रखा है, और बाकी जो खूबियां हैं वो असलम साहब ने बता दी हैं। तो आप इस पर बिल्कुल निवेश कर सकते हैं और उम्मीद करेंगे कि आप इससे बेहतर रिटर्न कमाएं और किसी दिन रहने भी जाएं तो आपके लिए बेहतरीन प्रॉपर्टी साबित हो। चलिए हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। एक ईमेल हमारे पास है और ये है मुंबई से, ये हमें भेजा है सौम्या ने, और यहाँ पर सौम्या कह रही हैं कि वो एक 3 BHK लेना चाहती हैं, 2 करोड़ रुपए का बजट रखती हैं, नवी मुंबई का पाम बीच रोड और माझीवाड़ा ठाणे में से कहाँ निवेश करना बेहतर होगा? तो सर अच्छा, फोन लाइन पे होती तो और बात होती, लेकिन अच्छा बजट रख रही हैं यहाँ पर। अब इन्होंने ये नवी मुंबई और ठाणे ये 2 लोकेशन रखी हैं। पाम बीच रोड एक हम जानते हैं बहुत अच्छी लोकेशन है, सो कहाँ पर इन्हें 3 BHK 2 करोड़ में मिल जाए? देखिए, पाम बीच और माझीवाड़ा थाने दोनों बहुत ही डिफरेंट लोकेशन है। एक्चुअली मैं वो समझा नहीं हूँ कि उनका ऑप्शन जो है, बट आई थिंक हो सकता है उन्होंने ध्यान दिया हो या उनकी कुछ अपनी रीजन है। तो पाम बीच रोड पे अभी कोई नई सप्लाई तो आ नहीं रही है। कोई जो भी डेवलपर है, एक अक्षर का प्रोजेक्ट आ रहा है और एक नेवस्ती है, जिनका प्रोजेक्ट हमें दिखता है पाम बीच स्टार्ट में, अगर आप देखते हैं। इसके अलावा सब ज़्यादा ओल्ड डेवलपमेंट्स हैं और सारे लोकल डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स हैं। तो मोस्टली या तो इनको ये जो 2 प्रोजेक्ट मैंने बोले उधर इनको मिल सकता है और इनके बजट में आ जाएगा, या इनको रीसेल में मिल सकता है। वहाँ पे प्राइजेस जिस तरह से चल रहे हैं और 3 BHK इनको लेना है, तो शायद इनको अपना बजट बढ़ाना पड़े, क्योंकि वहाँ प्राइजेस पूरे वाशी में या पूरे नवी मुंबई में सबसे हाई प्राइजेस हैं उस एरिया में। जहाँ तक थाने माझीवाड़ा की बात है, लोढ़ा ग्रुप का वो प्रोजेक्ट अच्छा है, गेटेड कम्युनिटी है। वहाँ पे अभी जो कनेक्टिविटी है नवी मुंबई से, वो कलवा ब्रिज आने के बाद इम्प्रूव हो जाएगी और उससे प्राइस में लेकिन अभी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर वो इन्वेस्ट के लिए कर रही हैं तो अप्रिसिएशन मुझे नहीं लगता अभी होगा, लेकिन ये एक बार वो एयरपोर्ट की जो बात हो रही है और वो एयरपोर्ट अपने टाइमलाइंस में आ जाता है तो तब अप्रिसिएशन दिखना शुरू होगा, चाहे वो नवी मुंबई हो या वो फिर थाने माझीवाड़ा, क्योंकि कनेक्टिविटी टू एयरपोर्ट अच्छा हो जाएगा कलवा फ्लाईओवर की वजह से। तो मुझे लगता है उसके बाद अप्रिसिएशन होगा। लेकिन अगर वो देखने रहने के लिए ले रही है और 2 करोड़ का ही रेस्ट्रिक्ट है बजट, तो मुझे लगता है माझीवाड़ा ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो सौम्या जी की सलाह हो गई। अगर आप फोन लाइन पर होती तो हम आपको और बेहतर तरीके से मदद कर पाते, लेकिन मुझे लगता है फिर भी ये काफी है। लेकिन यहाँ पे आपके पास हमेशा ऑप्शन खुला है कि आप हमें दोबारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए सौम्या जी को इस सलाह के साथ ही के सवाल रियल एस्टेट से जुड़े हुए असलम साहब हमारे साथ बने हुए हैं यहाँ पर सलाह देने के लिए। तो अब कुछ और ईमेल्स ले लेते हैं फटाफट। नॉर्वे से एक ईमेल आया है, ये हमें भेजा है तुषार ब्राह्मण करने, और आप पूछते हैं कि बढ़िया कैपिटल एप्रिसिएशन और हर महीने अच्छे रेंटल इनकम कमाने के लिए पुणे में प्रॉपर्टी लेनी है, अच्छे प्रोजेक्ट का सुझाव चाहिए। कमाल की बात है कि आज सारे के सारे जो हैं वो निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट के
पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं तो इन्हें पुणे में घर लेना है। बहुत डिटेल इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन अच्छा कैपिटल अप्रिसिएशन और अच्छा रेंटल इनकम भी चाहते हैं। वही है, देखिए मुझे लगता है कि ये सब उन इन्वेस्टर्स में से हैं जो इस टाइम मार्केट समझ रहे हैं और वो देख रहे हैं कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपको अच्छे रेंटल्स में या सॉरी अच्छे प्राइस में जगह मिल जाती है, प्रॉपर्टी मिल जाती है, तो उसका फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट अच्छा है। बट डेफिनेटली उनको अपना होराइजन सेम रखना पड़ेगा जो हम बात करते हैं 10 साल तक का। तो रेंटल्स इनकम पूना में एक्चुअली अच्छी मिलती है, अगर आप बॉम्बे से भी मुंबई से भी कंपेयर करें तो अच्छी मिलती है। तो आई थिंक इनको ईस्ट और वेस्ट दोनों में दो ही जो एरिया हैं जो अच्छा कर रहे हैं और वो भी ड्रिवन बाय आईटी है। तो या तो वो ईस्ट में जाए खराड़ी वाघोली या विमान नगर, या फिर वो वेस्ट में जाए तो वाकड़ हिंजेवाड़ी या बानेर औंध, इधर डिपेंड करता है उनका अपना बजट कितना है। क्योंकि अगर बजट उनका मिड सेगमेंट से है तो मुझे लगता है इनको खराड़ी वाघोली में देखना चाहिए, और अगर बजट उनका थोड़ा हाई है तो विमान नगर वगैरह या कल्याणी नगर में देख सकते हैं। सिमिलरली वेस्ट में अगर जाएंगे तो उन्हें वाकड़ या रावेत पुनावले वगैरह में मिड सेगमेंट मिल जाएगा, और हाई एंड करना है तो बानेर या औंध में। लेकिन डिपेंड करेगा क्या प्रोजेक्ट्स है। रेंटल की उनको बिल्कुल श्योरिटी रहनी चाहिए कि पूना में बहुत डिमांड रहती है रेंटल्स की, और उसका रीजन ये है कि वर्क फोर्स बहुत है वहाँ, चाहे वो IT से रिलेटेड हो, ऑटो हो, या फिर आपका एजुकेशन हो या मेडिकल हो, उसमें काफी वर्कफोर्स है। तो आपको रेंटल्स की कोई इशू नहीं होता है वहां पे, तो डिपेंड कर देगा। इनफैक्ट मैं जिक्र कर ही देता हूं, आप बात कर रहे हैं कि पिछले ही शो में पुणे से एक क्वेरी हमारे पास आई थी, हमारे एक दर्शक ने पूछा था, और उनका यह था कि 2010 में उन्होंने निवेश किया था वहां पर, और आज की तारीख में, और उनका घर रहा होगा कुछ 35 लाख रुपए का, और ये अमनोरा टाउनशिप के अंदर था, और आज की तारीख में उन्हें करीब 23 से 25 हजार की रेंटल मिल रही थी। तो अगर उनकी कॉस्ट पे देखा जाए तो 5% से ज्यादा की यील्ड है। और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि आज की तारीख में 80-85 लाख उसके मिल रहे हैं, तो उस पर भी वो रेंटल यील्ड बुरी नहीं है, और अप्रिसिएशन भी अच्छा हुआ है। तो यही उनका सवाल था। तो हमारी सलाह उस समय जो मेहमान थे हमारे साथ, हमारे प्रॉपर्टी गुरु, उन्होंने यही कहा कि बेहतर है आप इसमें बने रहें, क्योंकि अच्छा कैपिटल अप्रिसिएशन हो चुका है और भी शायद हो जाएगा, और आपको बहुत अच्छी रेंटल इनकम आ रही है। तो जो आपने जिक्र किया कि पुणे में रेंटल इनकम वाकई अच्छा है। जी जी, एनी सिटी आप कंपेयर करें, पुणे में के लिए वर्कफोर्स बहुत है, स्टूडेंट क्राउड है, बाहर से लोग आके वहाँ काम करते हैं, दे वांट टू स्टे, वहीं रुक जाना चाहते हैं, तो फैमिलीज बहुत हैं। तो जो अर्बनाइजेशन है या एक्सोडस ऑफ आउटसाइडर्स है वो बहुत है पुणे में, तो वो हमेशा रहता है, चर्निंग रहती है वहाँ पे। तो उस हिसाब से बढ़िया रेंटल यील्ड आपको मिलती है। तो आप आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और अच्छी रेंटल यील्ड भी आपको मिलेगी और बढ़िया कैपिटल अप्रिसिएशन। हाँ, होराइजन जैसा अभी तक कहते आ रहे हैं, थोड़ा बढ़िया मतलब कि 10 साल का अगर आप रखेंगे तो आप कभी निराश नहीं होंगे। चलिए, अब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं विकी साहब, ग्रेटर नोएडा से कॉल कर रहे हैं। विकी, पूछिए, क्या पूछेंगे आप? नमस्कार, मैं ये जानना चाह रहा था कि 14th एवेन्यू गॉड सिटी 2 में मैंने इन्वेस्टमेंट किया था। 2013 एंड में मैंने वहां पर इन्वेस्टमेंट शुरू किया था। हालांकि पोजीशन मुझे अभी इसी साल मिला है, इस साल जनवरी में मुझे पोजीशन मिल चुका है। 2 BHK फ्लैट लिया है मैंने, 1040 का साइज है, और लगभग मेरी कॉस्टिंग, इनिशियल कॉस्टिंग तो लगभग 38 लाख की आने वाली थी, बट समहाउ वो जो टैक्सेस वगैरह चेंज हुए गवर्नमेंट के, उसकी वजह से कॉस्ट चला गया 42 लाख के आसपास। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, बिकॉज ऑफ होम लोन एंड ऑल, ये करंटली मेरा कॉस्ट जो चला गया है ये 50 लाख के आसपास हो चुका है। हालांकि होम लोन भी मैंने 50% ही लिया था, मैंने लगभग 24-25 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसको कि मैं टाइमली रीपे भी कर रहा हूँ, और जो EMI बनती है उससे बेटर ही रीपे कर रहा हूँ। लेकिन अब वहाँ पर जो वैल्यू है वो घट के ऑलमोस्ट 38 लाख के आसपास की ही रह गई है जी। तो पर्पस तो मेरा ये था कि लाइक मैंने इसको इन्वेस्टमेंट ये सोच के किया था, उसके अलावा मेरा और कहीं पर किसी हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो मैंने ये सोचा हुआ था कि एक इन्वेस्टमेंट रहेगा, कल चल के मैं किसी भी और सिटी में अगर बाय द वे शिफ्ट करता हूँ तो इसको सेल आउट करके या फिर नए सिरे से। समझ गया, लेकिन अब आपको आपकी कीमत नहीं मिल पा रही है, राइट? जी 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 जी, तो बिल्कुल ये NCR में थोड़ा प्रॉब्लम है। हम अभी निवेश की बात कर रहे थे, लेकिन NCR अभी भी इस चीज से बाहर नहीं आया। सर, क्या सलाह होगी इनके लिए? नहीं, देखिए, आपने विकी साहब, आपने जो इन्वेस्ट किया था तो मार्केट का जो आगे फ्यूचर दिख रहा था वो इतना बुरा नहीं था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से NCR मार्केट सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, और अभी तक भी वो उभर के बाहर नहीं आया है। कुछ उम्मीदें बनी थी लास्ट ईयर, लेकिन उसके बाद वापस मार्केट के दूसरे फैक्टर्स की वजह से वो अभी तक भी ओवरऑल
अब बाहर नहीं निकल पाया है। तो मेरी सलाह आपको यही है कि अभी आपने लिया है, रेडी पोजीशन में है, इसको आप रेंट पे दे दीजिए और इसे अभी बेचने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हमें लगता है कि डाउन द लाइन, अभी आपने ये 2014 में लिया है, 2019 है, मुझे लगता है 2-3 साल या 3 साल आप इसे और अगर रखेंगे तो डेफिनेटली आपके पैसे शायद थोड़ा सा एप्रिसिएशन इसमें मिल जाए, ज़्यादा भी मिल सकता है, मैं ज़रा कंजर्वेटिव हूँ, लेकिन ये लगता है कि जिस तरह से अभी रेरा और जीएसटी वगैरह आने के बाद अभी थोड़ा जो सप्लाई है वो थोड़ा कम होती जा रही है रेजिडेंशियल में, और नए प्रोजेक्ट्स और जैसे पहले बहुत सारे डेवलपर इन्वॉल्व थे कंस्ट्रक्शन में, वो बहुत कम होते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे जो ओवरऑल सप्लाई है पैन इंडिया वो धीरे धीरे रिड्यूस होगी, तो धीरे धीरे जब सप्लाई कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी और डिमांड से प्राइस बढ़ता है। तो उम्मीद ये है कि आपका जो प्राइस है वो डेफिनेटली या थोड़ा सा उम्मीद है कि ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है जहां आपने 5 साल 4 साल रुका है वहां 3 साल या 2 साल का होराइजन और ले लीजिए, और तब तक आप उसे रेंट पे दे सकते हैं अगर रेडी पोजीशन है, और तब आप कॉल लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्राइस आपके इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा मिल जाएगा। राइट, तो विकी साहब यही आपके लिए सबसे बेहतर सलाह हो सकती थी। आगे के लिए आपको शुभकामनाएं, और ये है कि थोड़ा सा वक्त यहाँ और देना होगा। एनसीआर का मार्केट थोड़ा ऐसा ही रहा है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आपको आपका एटलीस्ट जो इन्वेस्टमेंट है वो निकल जाए। और बाकी आप असलम साहब ने जो सलाह दी है उस पर दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। असलम साहब हमारे साथ बने हुए हैं, और अब हम फटाफट ले लेते हैं आज का आखिरी सवाल, और वो है मुंबई से एक ईमेल अक्षय पलावा का। अक्षय साहब का, माफ कीजिए, पलावा फेज 2 में आपने 1000 स्क्वायर फीट का एक 2 BHK ले रखा है। कुल कीमत 63 लाख रुपए है। पोजीशन 2019 के अंत में मिलने ही वाला है, और क्या इसमें बने रहना चाहिए, ठाणे में री इन्वेस्ट करना चाहिए? तो सर एक बार फिर इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ सवाल, ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, आप फोन लाइन पे होते तो पूछते कि उनको कितना भाव इस समय आ रहा है, तो वो री इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, करना चाहिए क्या? मुझे लगता है नहीं करना चाहिए, अभी थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि प्राइजेस जो और जगह आप अगर एप्रिसिएशन के लिए री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है फिलहाल मार्केट में। और आपने सही बोला, अगर हमें पता होता कि कितना ये ऊपर प्राइस लेने वाले हैं या इनको मिल रहा है तो उससे और पता चल जाता था। तो मुझे वही सलाह होगी जो पिछले सवाल में की है कि इसको अगर आपको पोजीशन मिल रहा है तो उसे रेंट पे दीजिए, थोड़ा ड्यू डिलिजेंस कीजिए, और अगर आपको इससे बेहतर कम दाम में मिल रहा है कोई और प्रॉपर्टी तो आप फिर वहाँ इन्वेस्ट करने की सोचिए। टिल देन आप थोड़ा सा होल्ड कीजिए, क्योंकि पलावा एक अच्छा लोकेशन है, और जो पूरी डोंबिवली कल्याण सब एरियाज में बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है, या सिटी बना दिया है उन्होंने। तो मुझे लगता है थोड़ा होल्ड करेंगे तो इनको, और मतलब ये पता नहीं है कि इनको कहीं और इन्वेस्टमेंट में क्या मिल रहा है, लेकिन आपको अगर कोई और प्रॉपर्टी मिल रही है जो इससे कम में है तो डेफिनेटली फिर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैंने कहा था कि ये है अंतिम सवाल, लेकिन मैंने थोड़ा सा वक्त इसलिए बचा लिया था क्योंकि अब फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो गई है। डेफिनेटली कुछ ऑफर्स आएंगे, कुछ डेवलपर्स भी कोशिश करेंगे, तो क्या अच्छा मौका बन सकता है प्रॉपर्टी खरीदने का? बिल्कुल, देखिए वो बात तो हम हमेशा बोलते हैं कि जिनको खरीदना है अपने लिए, उनके लिए इससे अच्छा टाइम चल ही नहीं रहा है, क्योंकि इस टाइम जो प्रॉपर्टीज आपको मिल रही हैं और जो आपको भाव मिलेगा इस टाइम प्रॉपर्टीज का, वो आगे का किसने देखा नहीं है। लेकिन अगर आप अपने लिए खरीद रहे हैं तो कोई टाइम नहीं होता है, आप उसको ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए ये है कि आपको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा कि आप किस डेवलपर के साथ, क्या ब्रांड नेम है, क्या लोकेशन है, वो देखिए, क्योंकि आज के टाइम में लोकेशन और ब्रांड नेम ये दोनों चीज़ें चलेंगी। क्योंकि अगर लोकेशन आपकी अच्छी है और उसके आसपास आपके रेंटल, उसको बिकॉज आपका इन्वेस्टमेंट का मतलब है आपको या तो रेंटल यील्ड आए या आप उसे बेच सकें। बेच के एप्रिसिएशन के चांसेस अभी थोड़े कम हो गए रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट में। यील्ड ऑन रेंटल्स के ऊपर आपको खेलना चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको देखना चाहिए आप किस एरिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। इस टाइम सबसे पहली सलाह यही रहेगी कि आप रेप्यूटेड डेवलपर्स विद अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड के साथ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, तो ये आपके लिए कीमती सलाह, और कुछ नए ऑफर्स आएंगे तो वो भी हम आपको कार्यक्रम पे जरूर बताएंगे। लेकिन आज के लिए वक्त हो रहा है कि आपसे इजाजत लें। जाने से पहले असलम साहब का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और ढेर सारी बातें हमसे की। आप सभी दर्शकों का भी शुक्रिया कि आप हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहे और हमारी बातें सुनी। लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल, कोई दुविधा है तो हमेशा की तरह pg@moneycontrol.com पर भेज दीजिए, अपना फोन नंबर डाल दीजिए, थोड़ा सा डिटेल, और बाकी हम पर छोड़ दीजिए। हम लेकर आएंगे आपके लिए एक बेहतरीन और सटीक सलाह, ताकि आप अच्छे से एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएं। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।